Yes, good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning to all of you. Sir. Okay, चलो सब लोग नींद से वापस आ गए हैं, तो लेट अस गो अहेड नाउ फॉर द पर्पस ऑफ आवर डिस्कशन. आज अपने को किसी भी हालत में टॉपिक खत्म करने का है. तो 11:30 तो 11:30, 12 तो 12, 12:30 तो 12:30, 1:30 तो 1:30, जो रहेगा वो, लेकिन खत्म करके जाने का है. ओके, चल. मैथ्स के बाद में रखूंगा, उसमें क्या है, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको फिर आज. तो कुछ बड़ी बात नहीं है. तुम्ही ते लिहिलं का रे दुसरं वर्किंग? Now, another important question. Problem number 1. ICAI study material 8.26, पेज नंबर 8.26 है. चांगला प्रश्न आहे आणि जरा कन्फ्युजिंग प्रश्न आहे. I want everybody's full attention with me. ओके, काय म्हणते प्रॉब्लेम तुम्हाला? X and Y are partners. As per the terms of agreement, interest is allowed on capital at 8% per annum. किती पार्टनर्स आहेत? 2. काय नाव आहेत त्यांची? त्यांचं PSR अजून दिलेलं काय दिसत नाहीये? अजून दिसत तर नाही, पण त्यांना इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल आहे का? इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल नाहीये, आहे. किती परसेंट आहे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जनरली कैलकुलेटेड ऑन विच बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस, एंड इट इज जनरली फॉर द फुल ईयर. अगर साल के बीच में कुछ नया कैपिटल इंट्रोडक्शन किया रहेगा तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ सकता है, बट दैट विल बी नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दैट विल बी फ्रॉम द डेट ऑन विच द कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड. ओके, तो 8% पर एनम एंड चार्ज ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. अगर आपने हमको ड्राइंग का सेपरेट डेट दिया रहेगा तो जिस दिन को ड्राइंग किया है उस दिन से लेकर जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उस दिन तक हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. अगर आपने हमको ड्राइंग का डेट दिया हुआ नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि आपने दिया हुआ ड्राइंग कौन सा वाला है? एनुअल ड्राइंग्स है, और उसको हम लोग अज्यूम करेंगे इट मस्ट हैव बीन विथड्रॉन इवनली थ्रू आउट द ईयर, दैट टू ऑन विच डेट? 15. देयरफॉर आपने दिए हुए अमाउंट ऑफ ड्राइंग के ऊपर हम लोग आपने बताए हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट को लगाएंगे, लेकिन आगे क्या बोलेंगे? इंटू 6/12. ये डिवाइड बाय 12 करने का कि नहीं करने का? करने का, क्योंकि हम लोग कंबाइंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग कंसिडर कर रहे हैं, एनुअल ड्राइंग कंसिडर कर रहे हैं. नेक्स्ट पार्ट, बाद में कौन है? एक्स विड्रू रुपीज 40,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ. ओह, तो एनुअल ड्राइंग दिया है कि मंथली ड्राइंग दिया है? मंथली ड्राइंग दिया. 40,000 पर मंथ, पर एनम नाही, पर मंथ. दिसतंय का सगळ्यांना? सो 40,000 पर मंथ म्हटलेलं आहे, आणि ऍट द एंड ऑफ ईच मंथ म्हटलं, ऍट द एंड ऑफ ईच मंथ. म्हणजे आपण जे अझम्पशन करत होतो की 15th ऑफ ईच मंथ, ते अझम्पशन केलं तर चालेल का? नाही चालणार, कारण त्यांनी सांगितलंय कधी विड्रॉल केलेलं आहे म्हणून. विड्रॉल कधी आहे? एंड ऑफ ईच मंथ. मग एंड ऑफ ईच मंथ प्रमाणे जायचं असेल तुम्हाला काय करावं लागेल सांगा? किती किती? शाबास, व्हेरी गुड. अँड वाय विड्रू रुपीज 1,20,000 ऍट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. किती किती? एक टेबल लिहिलं जातं का तुम्हाला त्याचं? जरा शोधा ना. 4.5. नेक्स्ट, you are required to fill the missing figures in the following accounts. तो उन्होंने अपने को अकाउंट बना के दिया हुआ है, उसमें से कुछ कुछ चीजें देके रखी है, कुछ कुछ चीजों के जगह पे क्वेश्चन मार्क करके रखा हुआ है. अपने को जो क्वेश्चन मार्क का मिसिंग फिगर्स है वो अपने को ढूंढ के निकालने का है. क्लियर? चल देखेंगे क्या बोलता है प्रॉब्लम. बाय पी एंड अकाउंट ब्रॅकेट मध्ये नेट प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क, म्हणजे ह्या वर्षीचा पी एंड अकाउंट बनवून झालेला आहे का? झालेला आहे. त्याचा नेट प्रॉफिट झालाय का? तो पण रेडी आहे, पण आपल्याला त्या नेट प्रॉफिटची अमाउंट सांगत नाहीये, ते म्हणतात तुम्ही शोधून काढा. हिडन इन्फॉर्मेशन, मिसिंग इन्फॉर्मेशन आपने को ढूंढ के निकालने का है. लपाछपीचा खेळ चालू आहे. समजतं मी काय म्हणतो ते? आपल्यावरती राज्य आलेलं आहे, आपल्याला काय करायचं आता? शोधून काढायचं कोण कुठे लपलं बसतं त्यामध्ये. नेक्स्ट पार्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक्स का कितना, वाई का कितना, वो तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज वी नो द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, वी नो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वी नो द पीरियड फॉर विच द इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी चार्ज. सो ये दोनों का भले ही क्वेश्चन मार्क दिया हुआ रहेगा तो भी इनर कॉलम में कितना अमाउंट लिखने का है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डूइंग द वर्किंग. कळते का मी काय बोलतोय ते? नेक्स्ट पार्ट, डेबिट साइडला आहे, तिकडे म्हणतात 2 आणि मग परत क्वेश्चन मार्क. अरे बापरे, आता हे 2 काय असू शकतं? ते पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंटच्या कुठल्या साइडला आहे सांगा प्लीज मला? डेबिट साइडला आहे. डेबिट साइडला आहे म्हणजे ते इन्कम सारखं आहे का एक्सपेंडिचर सारखं आहे? जर का ते एक्सपेंडिचर सारखं आहे तर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंटच्या डेबिट साइडला येणारे एक्सपेन्सेसचे मला एक्झाम्पल सांगा. कुठले कुठले एक्सपेन्सेस येऊ शकतात? सॅलरी टू पार्टनर येऊ शकतात, इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल येऊ शकतात,
बाकी कुठले खर्च नाहीच आहेत अप्रोप्रिएशन अकाउंट मध्ये. नाही सर रेंट आहे, रेंट गोज टू पीएनएल अकाउंट. नहीं सर परचेसेस है, परचेसेस गो टू ट्रेडिंग अकाउंट. प्रिंटिंग एसेसरी गोज टू पीएनएल अकाउंट. तो वो तो है ही नहीं. मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आने वाले खर्चे जैसे चीजों का एग्जांपल पूछ रहा हूँ. उसमें दो ही खर्चे आते हैं, मतलब खर्चे जैसी चीजें आती है. कौन सी? सैलरी टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नीचे देखो बोल रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग से दिया हुआ है, मतलब ऊपर का क्या रहेगा, सैलरी रहेगा. लेकिन सर एक पार्टनर है क्या दो पार्टनर्स है? तो सैलरी किसको दिया उन्होंने बताना चाहिए. एक्स को दिया कि वाई को दिया. ऊपर एडजस्टमेंट जो दिया था आपने को, उधर किधर बोला नहीं है. उधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, बट द प्रॉब्लम इज साइलेंट अबाउट सैलरी. और नीचे भी जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात चल रही है वहां पे सिर्फ लिख रखा है 2-, बस बाकी कुछ लिखा हुआ नहीं. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में कितना मस्त लिखा था, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और अंडरलाइन करके उसके नीचे एक्स एंड वाई दोनों का अलग अलग जगह. डेबिट साइड में लिख के रखा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके नीचे एक्स एंड वाई का अलग अलग जगह. लेकिन ये जो हमने सिर्फ टू और डैश करके रखा है, उसके नीचे एक्स एंड वाई का नाम लिखा हुआ नहीं है. मतलब अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो किसी एक ही पार्टनर को दिया हुआ सैलरी रहेगा. आइदर एक्स को दिया रहेगा नहीं तो वाई को दिया हुआ रहेगा, लेकिन दोनों को देने का चांसेस नहीं है. जिस तरह से प्रॉब्लम फ्रेम किया है, प्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है, उस तरह से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोबेबली सैलरी इज गिवन ओनली टू वन पार्टनर. तो इसका हिंट कहां से मिलेगा अभी? तो नीचे देखोगे तो आपको समझेगा उन्होंने पीएन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दिया है. पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लेके रखा है और उधर बोल के रखा है बाय क्वेश्चन मार्क, उसके नीचे बाय सैलरी अकाउंट, और एक्स के कॉलम में लिखा है 3,60,000. दिसते का रे सगळ्यांना? परत इकडे दिसते बाय सॅलरी अकाउंट एक्स्ट्रा कॉलम मध्ये 3,60,000. म्हणजे ह्याचा सेकंडरी इकडे वरती आलेला असणार आहे. ही जी ब्लँक इन्फॉर्मेशन आहे त्याचं नाव पण दिलेलं नाही आणि अमाऊंट पण दिलेलं नाहीये. त्याचं नाव काय असणार आहे, टू सॅलरी टू एक्स, आणि अमाऊंट किती असणार आहे 3,60,000. सगळ्यांना कळते मी काय म्हणतो ते? हा जो टॉपिक आहे, हा जो प्रॉब्लेम आहे, तुमच्या सिलेबस मध्ये जास्त प्रॉब्लेम असे नाही आहेत, पण याच्याकडे नीट लक्ष द्या, कारण की ह्याच्यासारखे नंतर भरपूर प्रॉब्लेम तुम्हाला सीए इंटरमिडिएटला करायचे आहेत. त्याला म्हणतात सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम. समजतं मी काय म्हणतो ते? सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टमचे प्रॉब्लेम 100% एक्झाम मध्ये येतात, म्हणजे येतातच. आता तुम्हाला 12वीला पण सिंगल एंट्री आहे, पण 12वीच्या सिंगल एंट्री मध्ये फक्त पहिली मेथड आहे. 12वीच्या सिंगल एंट्री मध्ये फक्त पहिली मेथड आहे. जी दुसरी कॉम्प्लिकेटेड मेथड आहे सिंगल एंट्रीची, ती सीए इंटरमिडिएटला आहे. आणि सिंगल एंट्रीचे प्रॉब्लेम एक्झाम मध्ये येतातच येतात. 12 किंवा 15 मार्काला असतात, म्हणजे ऑलमोस्ट 1/6 ऑफ द पेपर झाला तो. खरं तर सोपे असतात, पण गडबड कुठे होते, बैलेंस किधर लिखने का समझ में नहीं आया. ओपनिंग में किधर लिखूं, क्लोजिंग में किधर लिखूं, डेबिट बैलेंस मतलब क्या, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या, उधर कंफ्यूजन होता है. वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखा के रखा हुआ है. जो साइड हैवी उसका बैलेंस, एंड ओपनिंग मतलब एंड क्लोजिंग मतलब, याद रहेगा ना. वो अगर याद रहेगा तो फाउंडेशन में भी इजी जाता है और बाद में सी एंटर में भी इजी जाता है. ओके चलो लेट अस गो अहेड नाउ. नेक्स्ट पॉइंट. फिर बोलते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स 1,60,000. Interest on capital is calculated on the amount of capital. Amount of capital is given in the adjustment. The amount of capital is given in the capital account credit side, Y balance brought down. The amount of capital is absent. Neither given in the adjustment nor given in the capital account on the credit side. समस्या कर सगळ्यांना मी काय बोलतो ते? तो दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ना. मैं बोलूंगा लेकिन सर अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि मेरे पास 1 लाख रुपए का एफडी है, मेरे पास 1 लाख रुपए का एफडी, एफडी मतलब क्या है, फिक्स डिपॉजिट, और उसके ऊपर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मुझे अब इंटरेस्ट का अमाउंट बता सकते हो क्या? कितना? आवाज में दम नहीं है. 10,000. सिंपल, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज फॉर फुल ईयर. तो मैं उल्टा कंसिडर करूंगा. मैं बोलूंगा ना, मैं तुमको अगर एफडी का अमाउंट बताया और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया तो तुम मुझे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बता सकते हो. तो अगर तुमको मैंने अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बताया और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया तो तुम अमाउंट ऑफ एफडी कैलकुलेट कर सकोगे क्या? अभी क्या करना पड़ेगा, 1 लाख इंटू 10 इज इक्वल टू 10,000 कैलकुलेट किया था. अभी हम लोग 1 लाख से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग 10,000 से स्टार्ट कर रहे हैं. तो मल्टीप्लाइड का जो साइन था उसको वैसे रखना पड़ेगा कि रिवर्स करना पड़ेगा? तो लिखा है मल्टीप्लाई, मतलब करना पड़ेगा डिवाइड. सो 10,000 अपॉन 10%, मतलब फिर से पर 1 लाख आ जाएगा. सो एफडी का अमाउंट दे दो और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दो, तो एफडी का अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट का अमाउंट. सेकंड, इंटरेस्ट का अमाउंट दे दो और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दो, तो इंटरेस्ट का अमाउंट अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू एफडी का अमाउंट. कळते का मी काय बोलतोय ते? अरे काहीतरी सांगा रे, नक्की कळलंय? तो इट्स अ वेरी इजी थिंग फॉर अस नाउ. वी कैन वेरी इजीली स्पेसिफाई कि अगर आपने हमको इंटरेस्ट का अमाउंट दे दिया
और आपने हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देके रखा रहेगा, तो हम लोग कैपिटल का अमाउंट निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मुझे याद नहीं, तुम बताओ। 8%. दिसतंय का इकडे वरती, दिसतंय बघा. आणि त्यांनी तुम्हाला पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंटच्या डेबिट साइडला म्हटलं एक्सचं कॅपिटल किती, सॉरी एक्सचं इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल किती आहे, 1,60,000. 1,60,000 इज द अमाउंट ऑफ कॅपिटल किंवा 1,60,000 इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल. म्हणजे तुम्ही या 1,60,000 चे 8% कॅल्क्युलेट करणार किंवा 1,60,000 8% डिवाइड करणार. नक्की कळतंय मी काय बोलतोय ते? जर का एफडी दिली, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिला तर मल्टिप्लाय करून इंटरेस्टची अमाउंट कॅल्क्युलेट करूया. जर का इंटरेस्टची अमाउंट दिली आणि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिला तर इंटरेस्टच्या अमाउंटला रेट ऑफ इंटरेस्टने डिवाइड करूया, म्हणजे आपल्याला एफडीची अमाउंट कळते. तेच लॉजिक इकडे वापरायचं. कॅपिटलची अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्टची अमाउंट. इंटरेस्टची अमाउंट अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू कॅपिटलची अमाउंट. कळतंय बाउन्सर? ओके, व्हेरी गुड. सो मग 1,60,000 कुणाचे 8% आहे? किती? 20,000. 2 लाख, 20 लाख. तुझं किती झालं? 1,60,000 कर ना, कॅल्क्युलेटर कर ना. 1,60,000 डिवायडेड बाय साइन द 8%. 20 लाख. ओके, हाँ बोलिए. आता ठीक आहे, मला कळाली भेटणार, पण परीक्षेमध्ये वेळ वाटला आपण डायरेक्ट समजा 2,88,000 मायनस 1,60,000 केलं तर वायची अमाउंट येतात. अजून मी ते केलंच नाही. अजून मी 1,60,000 बरोबर एक खेळतोय. मी अजून तिकडे गेलोच नाही. इंटरेस्ट काढायची. अरे पण राजा, मी आता एक्स बद्दल बोलतोय, मी कॅपिटल कॅल्क्युलेट करतोय. मी अजून हे कॅल्क्युलेट केलेलंच नाहीये. मी म्हणतोय की हे जर का 1,60,000 आहे तर हे किती असतील इकडे इकडे, हे बोलतोय मी. अभी वाई के बारे में झमेला है. एक्स का तो बात फिर भी हमको समझ में आ ही गया. बाबा लोग, बेबी लोग, एक्स का बात फिर भी समझ में आ गया. वाई के बारे में बहुत झमेला हो गया. क्या हो गया राधिका? झमेला का मजा आ रहा है? ओके. उसका तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी दिया नहीं है और उसका कैपिटल का अमाउंट भी दिया नहीं है. एक्स के बारे में कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया था, लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट दिया था. तो इंटरेस्ट के अमाउंट को 8% से डिवाइड करके हमने कैपिटल ढूंढ के निकाला. वाई के बारे में इंटरेस्ट का अमाउंट भी पेंडिंग और कैपिटल का अमाउंट भी पेंडिंग. मतलब आप बोल रहे हैं एफडी का अमाउंट भी नहीं बताऊंगा और एफडी का इंटरेस्ट भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट बताऊंगा. आप बताओ कैसे निकाल? मैं बोलूंगा सर दैट इज नॉट पॉसिबल. आप तो एक तो कैपिटल का अमाउंट बता दो, नहीं तो आप इंटरेस्ट का अमाउंट बता दो, फिर हम आइदर मल्टीप्लाई करेंगे नहीं तो डिवाइड करेंगे, दूसरा चीज निकालेंगे. तो मेरे ख्याल से एक हिंट दिया हुआ है आपने. कौन सा हिंट दिया हुआ है? आउटर कॉलम में 2,88,000 दिया हुआ है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटर कॉलम 2,88,000? टोटल इंटरेस्ट पेड टू बोथ द पार्टनर्स टेकन टुगेदर. So 2,88,000 is the amount of total interest paid to both partners taken together, out of which 1,60,000 is paid to X. So what must have been paid to Mr. Y? 1 lakh. तो ये जो 1,28,000 है वो क्या निकला? Y का इंटरेस्ट. उसको किससे क्या करना पड़ेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट से. रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो 1,28,000 डिवाइडेड बाय 8%. बोलो कितना आंसर आएगा? वो 16 लाख मेरे ख्याल से यहाँ पे आएगा. समझ गए? कंफ्यूजन? ऑरेंज टी शर्ट, कैलिफोर्निया, समझ में आ रहा है? हाँ. चलो नेक्स्ट पार्ट. फिर बोल रहे हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. इधर इधर प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. एक्स को बोल रहे हैं 2/3 और वाई को बोल रहे हैं 1/3. ये 2/3 1/3 क्या रहने का चांसेस है? पीएसआर. पीएसआर सिर्फ रेशियो मत बोलो, क्योंकि रेशियो दुनिया भर के रह सकते हैं, कैपिटल रेशियो भी रह सकते हैं. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? कौन सा रेशियो बताना पड़ेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. उसमें से एक्स का अमाउंट कितना बताते नहीं है, वाई का अमाउंट बता के रखा हुआ है और टोटल बताते नहीं है. यहाँ पे कैसा? एक्स का अमाउंट दिया था, वाई का अमाउंट नहीं दिया था, लेकिन टोटल दिया था. तो टोटल में से एक्स के अमाउंट को माइनस करके हम लोग वाई के अमाउंट को कैलकुलेट कर सके थे. यहाँ पे वाई का अमाउंट दिया हुआ है, टोटल दिया नहीं है और एक्स का अमाउंट कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं. मुझे लग रहा है कि शायद कैलकुलेट करना नामुमकिन है, लेकिन रेशियो को यूज करके हम खेल सकते हैं. कि 1/3 मतलब 2,80,000, तो 2/3 मतलब कितना? उसका एग्जैक्टली डबल. कह रहे समस्या में क्या बोल रहा हूँ? हम क्या बोल रहे हैं भैया, 3 टुकड़े कर दो पिज्जा के, केक के 3 टुकड़े कर दो और उसमें से 1 टुकड़ा किसको दे दो? वाई को. और 2 टुकड़े किसको रखने हैं? एक्स को. तो 1 टुकड़ा मतलब अगर 2,80,000 का रहेगा तो 2 टुकड़े कितने रहेंगे? 2,80,000 into 2. करते कैसे कहना? 5,60,000. तो ये अमाउंट आ जाएगा. ये अमाउंट मिल गया तो ये अमाउंट मिल गया, ये अमाउंट मिल गया तो आउटर कॉलम का अमाउंट मिल गया. और इधर तो 3,60,000 है ही अपना, तो 3,60,000 इधर मिल गया, 2,88,000 इधर है ही. अभी हम लोग पीएसआर भी कैलकुलेट कर दिया, तो डेबिट साइड हमको पूरा करने को आ जाएगा. डेबिट साइड का टोटलिंग कर देंगे. डेबिट साइड का टोटलिंग यहाँ पे लिख देंगे. क्या समस्या में क्या बोल रहा हूँ? और उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं.
वो 5.5 महीना और 4.5 वगैरह करने का था, तो उसका अमाउंट भी अपने काउंटर कॉल में मिल जाएगा। तो डेबिट साइड पूरा रेडी, क्रेडिट साइड का सब चीजें रेडी, सिर्फ एक चीज पेंडिंग, दैट विल बिकम द बैलेंसिंग फिगर ऑफ करंट नेट प्रॉफिट. कळते का मी काय बोलतो ते का बाउन्सर? आणि मग इकडे या ज्या गोष्टी सांगितल्या त्यापैकी आपल्याला कॅपिटलची अमाऊंट कळलेली आहे. कॅपिटलची अमाऊंट किती सांगा तुमची? एकाची काहीतरी 20 लाख, एकाची काहीतरी 16 लाख आहे. आठवत आहे का? सॅलरी एकालाच आहे, दुसऱ्या सॅलरी दिलेलीच नाही. त्यांनी मुद्दाम इकडे क्वेश्चन मार्क टाकलाय, पण आपल्याला तो क्वेश्चन मार्क आता मग काय समजायला लागेल की तिकडे डॅश करायची आहे. कारण की जर का सॅलरी दोघांना दिली असती तर अप्रोप्रिएशन अकाउंट मध्ये दोघांची नाव आली असती, जसं इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल साठी झालेलं आहे, जसं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग साठी झालेलं आहे. काय रे, समजता की मी काय म्हणतो ते? तो इकडे आपल्याला समजायचं की त्यांनी तरी मुद्दामून तुम्हाला कन्फ्यूज करण्यासाठी दिलेला आहे क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क अपने को लगता है क्वेश्चन मार्क है मतलब कुछ ना कुछ फिगर रहेगा. यस, फिगर कौन सा है? 0. सबको समझ में क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट, बाद में कौन है? बाय डैश डैश, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को डैश करके रखा हुआ है. बाद में फिर से बाय डैश डैश, दोनों जगह पर रखे रखा है. मेरे ख्याल से वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा और शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा. फिर टोटल ऑफ क्रेडिट साइड रेडी हो जाएगा. फिर डेबिट साइड में आएंगे. यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, वो क्वेश्चन मार्क क्या रहेगा? पहले ड्रॉइंग्स कितना रहेगा? ड्रॉइंग्स एक्स का 40,000 इंटू 12, और वाई का कितना रहेगा? 1,20,000 इंटू 1,20,000 इंटू 4, क्योंकि वो क्वार्टरली है. कह रहे समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया रहेगा, और बाद में यहाँ पे क्या रहेगा? एक्स्ट्रा वाला बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, क्लोजिंग बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, क्योंकि कैपिटल अकाउंट मतलब लायबिलिटी है, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस है, एंड क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा मतलब वो डेबिट साइड में आने वाला है. सबको समझा क्या? हाँ. अभी सबसे पहले क्या करने का, जैसा फॉर्मेट उन्होंने दिया वैसा फॉर्मेट लिख के रखने का. जहां पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क डाला वहां पे सिर्फ पेंडिंग रखने का, वहां पे कुछ क्वेश्चन मार्क डालो मत. और अगर क्वेश्चन मार्क करने का मन कर रहे हैं तो पेंसिल से क्वेश्चन मार्क करो. चलो स्टार्ट. स्लाइड नंबर 55.
बोला. पार्टनरच्या अकाउंट मध्ये बोला की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बॅलन्स आणि अजून जेवढं त्यांनी दिलं तेवढंच लिहा, बाकी काय लिहूच नका. कॅश कुठे आहे पेंडिंग ठेवणार आहे. चलो, shall I go ahead? बाबा लोग बेबी लोग इधर देखो, छोटा सा कंफ्यूजन है. ये 40,000 जो ना 40,000, चलो स्टार्ट. आपस की बातें बंद हो गई क्या? ओके. वो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 40,000 है, उसके बारे में मुझे पूरा गारंटी कि आप में से कोई मिस्टेक नहीं करेगा. उसके बारे में 100% मुझे गारंटी है कि आपको बराबर समझेगा कि अगर आपने 40,000 से स्टार्ट किया रहेगा तो बाद में 12 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 40,000 पर मंथ है. और हमने ये रूल डिस्कस किया हुआ है कि अगर तुमने किसी एक महीने का ड्राइंग पकड़ लिया रहेगा तो बाद में फिर से 12 से डिवाइड नहीं करने का. और अगर तुमने एनुअल ड्राइंग कंसिडर किया रहेगा तो बाद में 12 से डिवाइड करने का. ये हमने बात किया हुआ है. तो उसमें मुझे पूरा गारंटी कि आपको मिस्टेक करोगे नहीं. गड़बड़ किधर हो जाएगा? वो क्वार्टर वाले ड्राइंग पे गड़बड़ हो जाएगी कि उसको किससे डिवाइड करने का. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सर 12 से डिवाइड करूँ कि 4 से डिवाइड करूँ, 4 से डिवाइड करूँ कि नहीं करूँ, कि 3 से डिवाइड करूँ, क्योंकि 3 ही महीना एक क्वार्टर के अंदर, कि डिवाइड करना है ही नहीं, झंझट नहीं, छोड़ दो. ये कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है. और शायद अभी सिखाया तो भी एग्जाम में फिर से एक बार कंफ्यूजन होने का चांसेस है, क्योंकि एग्जाम अपना अगले साल के मई महीने में आने वाला है. अभी तो ये महीना चालू है, आज एक साल बराबर बाकी है. एक साल के अंदर हम बहुत सारी चीजें भूल सकते हैं. खुद का नाम भी भूल सकते हैं. वो तो दोस्त अपने को नाम से बुलाते, इसके लिए अपने को पता रहता है कि अपना नाम क्या है करके, बराबर. इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. उससे अच्छा हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड टेक्निक यूज करेंगे. वो जो क्वार्टरली ड्राइंग्स है उसको हम लोग एनुअल ड्राइंग में कन्वर्ट कर देंगे. एक बार एनुअल में कन्वर्ट कर दिया फिर तो अपना बचपन का रूल है, 12 से डिवाइड करो. क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? एनुअल में डिवाइड किया, सॉरी एनुअल में कन्वर्ट किया तो बाद में तो बचपन का रूल है, 12 से डिवाइड करो. तो एक के ड्राइंग को एनुअल में कंसिडर करने का, दूसरे के ड्राइंग को मंथली वाले में कंसिडर करने का, दिखने को अपने को अटपटा लगता है. उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला एक्स का ड्राइंग है ना 40,000 पर मंथ, उसको भी पहले मैं एनुअल में कन्वर्ट कर देता हूँ. तो उसको 40,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया, ये 40,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया. और वाई वाला ड्राइंग है ना, वाई वाला ड्राइंग्स उसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं किया, वो 4 क्वार्टर्स का है ना, पर क्वार्टर है वो, इसलिए उसको 4 से मल्टीप्लाई किया. फिर अभी ये 40,000 इंटू 12 करके क्या बन गया, एनुअल ड्राइंग्स. और ये 1,20,000 इंटू 4 करके क्या बन गया, एनुअल ड्राइंग्स. और जैसे एनुअल ड्राइंग है उसको 12 से डिवाइड किया तो चलता है. क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो. सो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू वरी अबाउट एनी रूल. वी आर जस्ट ट्राइंग टू कन्वर्ट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू वन सिंगल रूल. व्हाट इज द रूल? एनुअल ड्राइंग लोगे तो 12 से डिवाइड करने का. वो एक ही रूल याद रखने का है,
तो जहां पे ड्राइंग एनुअल है वहां पे वैसे वैसे यूज कर सकते हो, जहां पे ड्राइंग मंथली है उसको 12 से मल्टीप्लाई करके मंथली में से एनुअल में जाके बाद में डिवाइड कर सकते हो, जहां पे ड्राइंग क्वार्टरली है उसको फिर से बार एनुअल में कन्वर्ट कर दिया, 12 से डिवाइड कर लिया। रादर देन थिंकिंग टू मेनी डिफरेंट रूल्स, लेट अस ट्राई टू क्रिएट सिंगल रूल। सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? एनी डिफिकल्टी? अभी कोई मैथमेटिक्स का बच्चा बोलता है सर मुझे मालूम है सर 4 से मल्टीप्लाई किया 12 से डिवाइड किया मतलब 3 से ही डिवाइड करने का, चलिए आपको अच्छा लगता है रूल बनाने को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट इज योर चॉइस। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैं आपको रूल बता भी दिया है कि क्या कर सकते हैं करके, बट वो मुझे झंझट नहीं चाहिए। मैं सिंप्लीफाई कंसिडर कर रहा हूँ, अज्यूमिंग दैट क्लास में कोई एसपी का बच्चा रहेगा, शायद कोई मैथ्स का बच्चा रहेगा, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारा सिलेबस आएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा लास्ट मोमेंट को। तो कंफ्यूजन कम करने के लिए मैंने सिंगल रूल बना कर रखा है। व्हाट इज द रूल? एनुअल रहेगा तो 12 से डिवाइड करने का, इसके लिए अगर एनुअल दिया रहेगा तो एनुअल को यूज करो, मंथली दिया रहेगा तो उसको एनुअल में कन्वर्ट करके बाद में 12 से डिवाइड करो, और क्वार्टरली दिया रहेगा तो उसको पहले एनुअल में कन्वर्ट करके बाद में 12 से डिवाइड करो। सब कुछ समझा क्या? हाँ चलो फटाफट अभी पूरा करो। मैंने जो जो एक एक लिखा हो पहले लिखा हुआ चीज है, जो दो लिखा हो बाद में लिखी हुई चीज है, बाद में 3। तो बाबा लोग आप क्या करो, पहले डेबिट साइड पूरा करूंगा फिर क्रेडिट साइड पूरा करूंगा, ऐसा मत करो। चेक कीजिए कौन सा चीज पहले लिखा है कौन सा चीज बाद में लिखा है, उसके हिसाब से लिखते जाओ। सबको समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? बोला? मोठ्याने नाही बोलना, पुढे काय बोलना, 14,48,000 पुढचं काय बोला मला ऐकायला आलं नाही. कोणी दिलाय? हा, अरे तो नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन आहे बाळा, तो पीएनएल कडून आलेला आहे, त्याच्यामध्ये सॅलरी जाणार, त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल जाणार, त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऍड होणार, मग जे उरेल 8,40,000 तो डिवाइड होणार ना. काय आदित्य, ऐसा कैसे डाउट? जो एक लिखा है वो पहले पूरा करने का है, फिर 2, फिर 3, पहले डेबिट साइड पूरा करूंगा फिर क्रेडिट साइड पूरा करूंगा, ये सब पागलपन के पीछे मत लगो।
Complete. तूच तर सांगितलंस की मला, तूच मग सांगितलंस कसं कॅल्क्युलेट केलं ते 2,88,000 हे 1,60,000. हा 1,20,000 पर क्वार्टर आहे. मग त्याला पहिले आपण अॅन्युअल मध्ये कन्वर्ट केलं. एका वर्षामध्ये क्वार्टरचा अर्थ असतो 1/4, म्हणजे वर्षामध्ये 4 क्वार्टर असणार. एका क्वार्टर मध्ये 3 महिने असतील, ही गोष्ट सोडून दे. एका क्वार्टर मध्ये किती महिने ते महत्वाचं नाही, आपल्याला अॅन्युअल द्यायचं. अॅन्युअल म्हणजे एका वर्षात किती क्वार्टर? 4 क्वार्टर. म्हणून 4 ने मल्टिप्लाय केलं, मग त्या वर्षभराचं ड्रॉइंग मिळाले. वर्षभराचं ड्रॉइंग म्हटलं त्यापुढे मग 10% इंटू 4.5 क्वार्टरली केलं तर म्हणून. बोला. बाबा लोग इधर 140,000 इंटू 12 है ना, और ये 1,20,000 इंटू 4 है ना, तो हो गया ना. ये कहां से है समझा ना आपको? 4,80,000 कहां से है समझा क्या? वो 40,000 इंटू 12 एंड 1,20,000 इंटू 4, समझे ना? चलो. हो यस, श्योर श्योर. काय झालं? हो फर्स्ट बेंच. बोला की काय झालं? I think everybody has completed the working. This is on slide number 56. Question was 55. Solution is 56. चलो. ट्रू और फॉल्स? नहीं नहीं, तो तुम्हाला तीन पाठवेन, आपण डिस्कस करूया. Shall I start? Everybody is with me? चलो.
कैपिटल और कमीशन कैपिटल Yes. In the absence of any agreement, partners share profits of the business in the ratio of their capital contribution. In which ratio? Profit sharing ratio and capital contribution ratio need not be same. Capital can be different and PSR can be different. There can be a partner who is bringing no capital but he is working extra. That's why he's going to get probably more share of profit also. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? Next part. Every partnership firm must register itself with registrar of firms. Must नहीं है. May. इनफैक्ट मैं बाद में तुमको क्या करना मैं महीना चालू होगा इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं तो मैं तुम लोगों को पार्टनरशिप एक्ट सिखाने वाला हूँ लॉ में तब इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन करेंगे कि रजिस्ट्रेशन न करने के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के क्या फायदे मिलते हैं बेनिफिट्स मिलते हैं तो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करो ऐसा कंपलसरी किया हुआ नहीं है बट रजिस्ट्रेशन करो ऐसा हम लोगों ने सजेस्ट किया हुआ है और लोग ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करने को जाएंगे ऐसा हमने सिस्टम डिजाइन किया हुआ है अगर फोर्स किया मत करो फिर करो तो देन पीपल में ब्रेक द रूल उससे अच्छा बोला हमने ठीक है आपको जैसा करना है वैसा करो पर अगर करोगे तो फायदा ही इतना सारा है नहीं करोगे तो सब फायदे गायब हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जिसको फायदा चाहिए वो चुपचाप से यहाँ पे आएगा तो मोर एंड मोर पीपल विल कम टू दिस पर्टिकुलर ओके बट यस अगर कोई पूछेगा कि मस्ट मैं बोलूंगा मस्ट नहीं समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट A partner can advance loan to the partnership firm in addition to capital contributed by him. Always possible. It's not a problem. A partner can demand interest on capital, and even if it is not provided in the partnership deed. किसके ऊपर इंटरेस्ट मिल सकता है लोन पे कितना रखा रहता है शाबाश तुमको सब पता रहता है नो प्रॉब्लम इफ अ पार्टनर डज नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द फर्म देन ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐसा तो कुछ है नहीं स्लीपिंग पार्टनर रह सकता है interest should be paid at a rate of 6% per annum on partner's loan even if it is not provided in partnership deed अब भी डिस्कस किया हमने husband and wife cannot be the partners in the same firm अरे वो तो लाइफ पार्टनर्स है तो पार्टनरशिप में तो आ ही सकते that's not a problem one senior partner is principal and other partners are his agents this is a tricky point probably you may be knowing about that particular thing but we are going to discuss in detail a lot when we are going to study law में इसका और बहुत सारा डिस्कशन है इनफैक्ट दिस इज कॉल्ड एज अभी बता के रखता हूँ इधर इधर जिसको अंदर आने का अंदर आएगा तुम इधर इधर देखते नहीं बैठने का वरना आगे बैठो फर्स्ट बेंच पे कोई कुछ भी करे तो बाहर देखने का नहीं है इतना जल्दी तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन टूटेगा क्या मतलब है उस चीज का चलो मैं किधर था हाँ द वर्ड विच आई एम यूजिंग नाउ तो तुमको याद रखने का है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या बोला मैंने ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कौन सा है तो बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी म्यूचुअल एजेंसी इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इसके और शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में लॉ में एक्सप्लेन व्हाट इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप और बहुत सारे लोग दुनिया भर की चीजें लिखते हैं भूल जाते हैं कि ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल एजेंसी जो प्रिंसिपल है वो जब प्रिंसिपल है तो बाकी सब लोग एजेंट है एट द सेम टाइम बाकी सब लोग भी प्रिंसिपल है और ये भी एजेंट है इन केस ऑफ LIC एजेंसी टेल मी LIC प्रिंसिपल है कि LIC एजेंट है LIC एज अ कंपनी इज प्रिंसिपल एंड अपने घर पे जो आते हैं वो सब लोग कौन है एजेंट है दे कैन नेवर बिकम द प्रिंसिपल ऑफ LIC दे आर ऑलवेज एजेंट ऑफ LIC बट पार्टनरशिप में एवरी पार्टनर एट द सेम टाइम इज परफॉर्मिंग डबल रोल एट द सेम टाइम ही इज द प्रिंसिपल एट द सेम टाइम ही इज द एजेंट दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल एजेंसी ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप म्यूचुअल एजेंसी और बाद में तुमको मैं और एक लॉ सिखाने वाला हूं उसका नाम है LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप तब ये म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट कैसे घूमता है बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है तो जरा याद रखने का कि इन पार्टनरशिप वन पार्टनर इज प्रिंसिपल अदर पार्टनर इज एजेंट ऐसा कभी होता नहीं है सबको समझे मैं क्या बोल रहा हूँ वहां पे बाय डिफॉल्ट क्या रहता है म्यूचुअल एजेंसी रहता है मतलब जो पार्टनर प्रिंसिपल है वो एजेंट भी है और जो एजेंट है वो प्रिंसिपल भी है सबको समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ ओके नेक्स्ट पार्ट वन सीनियर पार्टनर हो गया ना पार्टनर्स आर द एजेंट्स ऑफ द फर्म एंड ईच अदर सबको समझ में क्या बोल रहा हूँ अभी देखा था हमने वो एक दूसरे के भी एजेंट्स और फर्म के भी एजेंट्स देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन if a firm prefers partners capital account to be shown at the amount introduced by the partners as capital in the firm then entries for salary interest on drawing
interest on capital and drawings and profits are made in which account? आवाज में दम नहीं है, क्यों? आपको कैसे समझा? Because they have told you कि capital account to be shown at the amount introduced by the partners as the capital in the firm. जैसा है वैसा कैसे मेंटेन करने का है? मतलब indirectly they are telling you to follow which method? Fixed capital method. तो entry should be made in current account. Anyway यहाँ पे तो दिख ही रहा है, एक्चुअली 3 ऑप्शन ही दिया है, तो उसमें बाकी दोनों में तो आ ही सकता है, तो बाय डिफॉल्ट एलिमिनेशन यूज करके भी आप लोग आंसर निकाल सकते हो. नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द पार्टनर्स आर एबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन देयर लोन. शाबाश. The relationship between the persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all is known as partnership. ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. Next, firm has earned exceptionally high profits from a contract which will not be renewed. In such a case, the profit of this contract will not be included in. ये आपको नहीं समझेगा, बता के रखता हूं. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, इसका आंसर आएगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. सर ये क्या है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल? वो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, तब मैं और डिस्कस करने वाला प्यार से डिटेल में. 1-1.5 घंटा वही डिस्कशन चलेगा अपना कि गुडविल क्या रहता है, उसको वैल्यूएशन कैसे करते हैं. सिंपल टर्म्स बोल के रखता हूं. गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस which is measured in terms of money. I repeat, goodwill is the reputation of business which is converted, measured in terms of money. तो जनरली अपना रेपुटेशन कितना है ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? We assume that anybody who has got a good reputation makes more profit. Anybody who has got a bad reputation makes less profit or no profit. समझ में कैसे बोल रहा हूं? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जिसको जिसको लॉस हो रहा है उसका हमेशा बैड रेपुटेशन है. ऐसा कितनी तो बार हो सकता है कि जो बिजनेस कर रहे हैं वो लॉस करने के बावजूद भी उनका रेपुटेशन काफी अच्छा है. इट इज पॉसिबल. फिर लॉस क्यों हो रहा है उन लोगों को? इट मे बी ऑन अकाउंट ऑफ एनी अदर रीजंस. इट मे बी ऑन अकाउंट ऑफ एनी अदर रीजंस. फॉर एग्जांपल, द मार्केट हैज टर्न्ड अवे. अभी सपोज तुम लोगों ने एक अच्छा गैरेज चालू किया है, दादाजी ने गैरेज चालू किया था. उस गैरेज में आप क्या करते थे? एम्बेसडर कार करके है, मालूम है आप लोगों को? पुराने हिंदी पिक्चर में वाला दिखेगा आपको एम्बेसडर कार. उसका रिपेयरिंग करने का गैरेज दादाजी ने चालू किया था. आपके दादाजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको कार का मैकेनिज्म कैसे करने का बराबर समझ में आता था. फिर आपके पिताजी, उन्होंने इंजीनियरिंग सीखा मस्त से. उन्होंने बोला दादाजी का गैरेज और बड़ा करता हूं, तो बहुत बड़ा गैरेज करवाया. आप भी, या फिर आपका बड़ा भाई, समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ, या फिर बड़ी बहन, उसने सीखा मैं भी करता हूँ आगे करके. लेकिन तब तक इंडिया में बाकी के कारखाने चालू हो गए. अभी लोग एम्बेसडर कार परचेस ही नहीं करते. रेपुटेशन अच्छा है, दादाजी के टाइम से अभी तक गैरेज अच्छा चल रहा है. पिताजी ने और मस्त करवाया था, रेपुटेशन काफी अच्छा है. बट मार्केट में भी एम्बेसडर कार है ही नहीं ज्यादा. कार ही नहीं तो रिपेयर करने को आएगा ही नहीं कोई. तो लॉस हो सकता है कि हाँ हो सकता है. इसका मतलब ये नहीं कि आपका रेपुटेशन खराब है, रेपुटेशन काफी अच्छा रह सकता है. हमने क्या चालू किया था? टाइपिंग इंस्टीट्यूट चालू किया था. टाइपिंग मशीन लेके हम लोग सिखाते थे लोगों को टाइपिंग कैसे करने का करें. पर अभी किसी का ऑफिस में टाइपिंग मशीन रहता ही नहीं. देखो आप लोग फटाफट टाइपिंग करते हो, आपके पास कंप्यूटर रहेगा तो you are not going to go for any typing class for the purpose of improving your speed. You develop the speed on your own. So somebody might have started some typing class, some shorthand class. Once upon a time, वो secretary लोग रहते हैं, personal assistant लोग, फटाफट डिक्टेशन लेने के लिए शॉर्ट हैंड सीखते थे. समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इन दैट केस व्हाट यूज्ड टू हैपन, वो जो भी कोई पर्सनल असिस्टेंट रहेगा उसको सीखना पड़ता था शॉर्ट हैंड. तो टाइपिंग शॉर्ट हैंड के क्लासेस बहुत सारे जगह पे चलते थे. और जो क्लास चला रहा है शायद वो एकदम अच्छा चलाता रहेगा, परफेक्ट कन्वीनियंट टाइमिंग, ज्यादा रिपीटेशन प्रैक्टिस और दुनिया भर के अलग अलग चीजें मस्त करता रहेगा. रेपुटेशन काफी अच्छा है. बट अभी मार्केट पूरा चेंज हो गया, कंप्यूटर्स आ गए. बॉस बोलता है मैं डिक्टेशन नहीं दूंगा, मैं खुद ही टाइप कर लूंगा, मुझे जो करने का नहीं करने का. स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगा, अगर होता रहेगा तो वो वर्ड फिर से बोल देता है, लाल लाल कलर नीचे दिखा देता है, समझ में आता है कुछ तो गड़बड़ हो गया, वो सजेशन भी दे देता है. सो नाउ देयर इज नो नीड ऑफ पर्सनल असिस्टेंट इन ऑफिसेस. तो पर्सनल असिस्टेंट का जरूरत नहीं, इसके लिए लोग टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखने को आते नहीं. टाइपिंग शॉर्ट हैंड सीखने को आते नहीं, तो टाइपिंग शॉर्ट हैंड इंस्टीट्यूट आपने अच्छा चलाया 25-30 साल से, तो वहां पे कोई आते ही नहीं, तो लॉस होना चालू हो सकता है. तो जिसका बैडविल है उसको लॉस होता ही है. बट जिसको जिसको लॉस होता है उसका बैडविल ऐसा उल्टा नहीं कंसिडर कर सकते. क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? आई एम रिपीटिंग अगेन, जिसका नाम खराब हो चुका है उसको तो लॉस होना ही है. लेकिन जिसको जिसको लॉस हो रहा है उनका सबका नाम खराब हो चुका है, ऐसा हम कंसिडर नहीं कर सकते. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो हम लोग जनरली लेकिन क्या कंसिडर करते हैं? हम लोग बैडविल का वैल्यूएशन करते ही नहीं कभी भी. हम लोग किसका वैल्यूएशन करते हैं? गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं. क्यों करते हैं वो भी अपने को सीखने का है. गुडविल हम लोग हर साल के एंड में कैलकुलेट नहीं करते. बैलेंस शीट बनाने का है, ट्रायल बैलेंस बन के रेडी हो चुका है, चलो गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, ऐसा हम कभी नहीं करते.
गुडविल के वैल्यूएशन के कुछ स्पेशल ओकेजन्स है तभी वो किया जाता है, और उस वक्त कितना गुडविल है वो मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करने का है। तो मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग उसका प्रॉफिट कितना है वो चेक करते हैं। प्रॉफिट बिकम्स द बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल। आई रिपीट, प्रॉफिट बिकम्स द बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल। सो अभी ऐसा हो गया, देखो, द फर्म हैज अर्नड एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट्स, द फर्म हैज अर्नड एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट्स फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच विल नॉट बी रिन्यूड। कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था, फर्म को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उस कॉन्ट्रैक्ट से फर्म को बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल गया है, एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट। एक्सेप्शनल बोला है बट इट इज नॉट रेगुलर, एक्सेप्शनल हाई प्रॉफिट, और वो कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिन्यू होने वाला है नहीं, और तुमको चेक करने का फर्म का गुडविल कितना चेक करो, कैलकुलेट करने का। तो तुम क्या बोलोगे, जनरली पास्ट इज गोइंग टू रिकर इन फ्यूचर। जनरली वी कैन से दैट पास्ट इज गोइंग टू रिकर इन फ्यूचर। देयर इज नो गारंटी दैट पास्ट विल ऑलवेज रिकर इन फ्यूचर। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस wherein past may never repeat. There are many instances wherein past may be completely broken, shattered by the future. It is possible. लेकिन जनरली सोच के देखो, अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक, 11th स्टैंडर्ड तक तुम लोगों को 80%, 90%, 80%, 90% मिले हुए थे, तो 12th में कितने मिलने के चांसेस है? उसके आसपास ही मिलने के चांसेस है। अनलेस यू बिकम एक्सट्रीमली लेजी एंड यू डोंट स्टडी एट ऑल, अनलेस यू सफर, यू नहीं चलो जाना दो, कोई दूसरा बच्चा सफर फ्रॉम सम एलिमेंट, तभी एग्जाम के टाइम में बहुत सारा बुखार आ गया, टाइफाइड हो गया, ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया, तो बेचारे को लिखने को नहीं हुआ, तो उसका मार्क्स कम हो जाएगा। बट जनरली अगर पिछले 10-15 साल से ट्रेंड चालू है, आप 80%, 90% के बीच में खेलते हो, तो वही रहने का चांसेस ज्यादा है। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? और अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक जनरली आप 50%, 40%, 50%, 40% के अंदर खेलते रहोगे, तो इमीडिएटली 12वीं में 90% हो जाएगा। इसका भी चांसेस बहुत कम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हो सकता है, नहीं सर मैं बहुत मन लगा के पढ़ाई करूंगा, जरूरत पड़ी तो 12-12 घंटा पढ़ाई करूंगा, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, हो सकता है, यू कैन चेंज द फ्यूचर, future can always be changed, but generally we can say that it is difficult for the purpose of a person to change the speed with which he is going, to change the habits which he is having, to change the method which he has already been implementing, to change the surrounding in which he is doing the work. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो generally we can say safely that past is generally going to be equal to future, past is going to be equal to future. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो हमको क्या कंसिडर करना का है कि आने वाले पीरियड में तुम्हारे फर्म को कितना प्रॉफिट होने का चांसेस है, उतना तुम्हारे फर्म का गुडविल है। आई रिपीट, आने वाले समय में तुम्हारे फर्म को कितना प्रॉफिट होने का चांसेस है, उतना प्रॉफिट तुम्हारा गुडविल है। तो आने वाले समय में कितना प्रॉफिट होगा, जितना पहले हुआ था उतना आगे होगा। लेकिन पहले के प्रॉफिट में अगर कुछ एक्सेप्शनल आइटम है जो रिकर होने वाला नहीं है, क्योंकि उनका वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है, तो पास्ट इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू फ्यूचर। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूं? पास्ट इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू फ्यूचर। अगर पास्ट इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू फ्यूचर, दैट मींस इट इज गोइंग टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ गुडविल। सबको समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? सो द फर्म हैज अर्नड एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट्स फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच विल नॉट बी रिन्यूड। इन सच अ केस द प्रॉफिट ऑफ द फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डैश। तो बोलते इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबको समझा क्या? नेक्स्ट, in the absence of agreement, the partners are entitled to interest on loans and advances. Shabash. Partners are supposed to pay interest on drawing only when dash dash by the dash dash provided by the agreement. हाँ, agreed by the partners भी चलेगा ना, बट सिर्फ agreed by the partners का नहीं जाता, तुमको agreement के अंदर लिखना पड़ता है। समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? बट agreement में लिखा हुआ रहना चाहिए, मतलब agreement में तुमने एग्री करना चाहिए, लास्ट मोमेंट को नहीं बोल के चलता है। अभी हम लोग डिसाइड करेंगे, ऐसे नहीं करते, तुमको एग्रीमेंट में पहले डिसाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट, व्हेन अ पार्टनर इज गिवन अ गारंटी बाय द अदर पार्टनर, लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बोर्न बाय। तो हमने 2 प्रॉब्लम किए थे, अगर याद रहेगा तो। नेक्स्ट पार्ट, A, B and C had capitals of rupees 50,000, 40,000 and 30,000 respectively. 50 सहस्त्र, 40 सहस्त्र आणि 30 सहस्त्र for carrying on a business in partnership. The firm's profit, reported profit for the year was rupees 80,000. As per the provisions of Indian Partnership Act 1932, find out the share of each partner in the above amount, taking into account that no interest has been provided on advance by Mr. A of rupees 20,000.
इन एडिशन टू इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अपने को 3 अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पहली बात 3-4 इन्फॉर्मेशन दे रहे, बोलो काय झालं? अरे तो हाथ वर दिख रहा बड़ा। हाँ, आपण आधी डिस्कस करूया। 3-4 इन्फॉर्मेशन दिया उन्होंने अपने को। पहले उनका कैपिटल का अमाउंट लेके रखा हुआ है। व्हाट इज अमाउंट ऑफ कैपिटल? 50, 40, 30. Have they told you the PSR? In that case, what should be the PSR? Equal. Have they told you the amount of net profit? I think it is given. Net profit कितना है तुम्हारा? 80,000. Have they told you any loan given by the partner? How much is the loan given by whom? A gave a loan of rupees 20,000. On that loan, is A entitled to any special interest? Yes. On loan, yes. On loan. On loan, yes. He is entitled to interest. How much is interest is entitled to is given by the problem, cannot given by the problem. Given by the problem, cannot given by the problem. So in that case, what should be the rate? 6% on what? मतलब कितना हो जाएगा? 1000. तो आपका प्रॉफिट कितना था? उसमें से क्या माइनस करने का बाकी है? तो 1200 हट जाएगा तो बचेगा कितना? 78,800. किसको डिवाइड करने का है? तीनों को। इन विच रेशियो? इक्वल। बोलो कितना फिर आएगा? सॉरी, 26,667 के 267. 26,267 टू ऑल द 3 पार्टनर्स। और उसमें से जिसने लोन दिया है ए, उसको 1200 एक्स्ट्रा मिलेगा। क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 26,267 में 1200 ऐड किया, हो गया कितना बोलो? 27,000। मतलब विच इज द करेक्ट ऑप्शन? ए। सबको समझा क्या? एनी डिफिकल्टी? चला रिपीट कि क्लियर हो गया है? Okay. Now comes the next part. X, Y, and Z are partners in a firm, or at the time of division of profit for the year, there was a dispute between the partners. Okay. Interest and capital at the rate of 20% as is capital contribution, as compared to that of Y and Z, which was 75,000 and 50,000 respectively. कितने पार्टनर्स है? क्या नाम है? इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज हाउ मच? 6,000. एक्स को चाहिए इंटरेस्ट एंड कैपिटल एट द रेट ऑफ 20% एज इज कैपिटल कंट्रोल, एंड वाई एंड जेड को 75,000 एंड 50,000 है। तो प्लीज टेल मी, उनके पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट एंड कैपिटल के बारे में क्या बोला है? कुछ बोला है कि नहीं बोला है? अगर ऐसी बात रहेगी तो इन दैट केस उसको इंटरेस्ट एंड कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट एंड कैपिटल नहीं मिलेगा, इसका मतलब काम ही खत्म हो जाएगा। क्या समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो। सिर्फ जो 6,000 रुपया है वो क्या करना पड़ेगा अपने को? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मतलब मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट नंबर ए इज करेक्ट और ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रॉफिट ऑफ रुपीज 6,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विथ नो इंटरेस्ट ऑन द आइदर ऑफ द कैपिटल। क्लियर? नक्की करते करे बाबा? नो किधर गए? रुचा, जिया, तन्मय करते करे बाबा? नो हो सर। Yes, ओके, sir. गुड, थैंक यू। पुढला मुद्दा. X, Y, and Z are partners in a firm. At the time of division of profit for the year, there was a dispute between the partners. Profit before interest on partners' capital was rupees 6,000, and Y determined interest at the rate of 24% per annum on his loan of rupees 80,000. There was no agreement on this point. Please tell me. पहले केस में तो क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात चालू थी। हमने बोला राजा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं। दूसरे केस में क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन की बात चालू है। हम इंटरेस्ट ऑन लोन है ही नहीं, ऐसा बोल सकते कि नहीं बोल सकते? तो अपने को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 6% ऑन व्हाट? 80,000 का 6% कितना होता है? 4,800 किसको मिलेगा? वाई को मिलेगा। वो देने के बाद कितना बचेगा? नेट प्रॉफिट कितना है तुम्हारा? नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट 6,000 है। मिला क्या? नहीं मिला। नेट प्रॉफिट अपने को दिया 6,000,
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज 6000 मिला क्या? और अभी तुमने कैलकुलेट किया गर्मा गर्म दादा दादा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, तो 6000 में से 4800 चला गया, बोलो कितना बच गया? 1200 सबको देने का कि किसको देने का? सबको देने का। इन विच रेशियो? इक्वल मतलब कितना मिलेगा? 400 400 400। एक्स को कितना? 400, वाई को कितना? 400 और 4800 मतलब 5200, और जेड को कितना? 400 मिला कर आपको सबको? अरे कुछ तो बोलो, क्या सी? अच्छा ऑप्शन सी, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म. X, Y, and Z are partners in a firm. At the time of division of profit for the year, there was a dispute between the partners. Profit before interest on partners' capital was rupees 6,000. Z demanded minimum profit of rupees 5,000 as his financial position was not good. However, there was no written agreement. Profits to be distributed to X, Y, and Z will be. Sure? Any difficulty? So here you complete your first chapter of CA Foundation. Congrats. सेकेंड चैप्टर आज ही चालू करता हूँ। 11:09 हुआ है, तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर 11:30 को है। इतना 20 मिनट तुम टाइम पास करोगे, तुमको कितना बुरा लगेगा, खुद को सवाल ही नहीं आता। इट इज बेटर दैट आई शुड इमीडिएटली स्टार्ट। अच्छा सुनिए, लिखने का कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन देके रखने का है। इट वोंट टेक मोर देन 20 मिनट्स। So what I'll do is, okay sir, एक मिनट ऐसा मेरी बात सुनो, पैकिंग कर लो, बैग बंद करो बस, लेकिन बैठो यहाँ पे, थोड़े गप्पे आकेंगे। अच्छा ऑनलाइन के बच्चे, मैं दूसरा इनविटेशन भेज रहा हूँ, please join the second lecture. Okay, don't continue this lecture now. I'm going to send you immediately new invitation.